अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून ने आइंदा सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने और पार्लियामान की सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह फैसला पार्लियामानी पार्टी के इजलास में किया। इजलास की सदारत मरियम नवाज ने की। इजलास में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी, हम पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमत को कौमी और अवामी इशूज पर टफ टाइम दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना था कि इस्तीफों का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगी और तमाम जमातें इसको तस्लीम करने की पाबंद होंगी। हुकूमत से अब कोई बात नहीं हो सकती। नून लीगी अरकान साबित कदम पर शाबाश के मुस्तहिक हैं। शहरों को कोई डरा नहीं सकता। मरियम नवाज का कहना था कि बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ लाएं, PDM इजलास में गौर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में दामन साफ है, हमें फंसाने वाले अब खुद फंस जा चुके। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात चाहते हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म को ब्रॉडशीट, फॉरेन फंडिंग केस और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाए। सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह करें। अपोजिशन की खाम खाली है कि वो प्रोपोगंडा करके हकायक छुपा लेगी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जाने वाले जवाब में सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी है। सेनेट इलेक्शन केस में सदारती रेफरेंस से मुतालिक सिंध हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि सदर ममलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया है। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है, जिस पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ सेनेट इंतखाबात का तरीकाकार वाजे किया गया है। सिंध हुकूमत की इस्तदा में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार कर दे। तो दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीके अदम एतमाद की सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करेंगे। तहरीके अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि PDM की सफ़ों में इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुका। PDM एक गैर फितरी और आर्जी इत्तेहाद है। इस्तीफों के मामले पर नून लीग में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की सोच में इख्तलाफ वाज़े है। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च पर तुले हुए हैं। बिलावल भुट्टो असम्बलियों में आने की बात कर रहे हैं। वो समझते हैं कि उनकी एहतजाजी सियासत पर अवाम ने तवज्जो नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अंदर भी शदीद दबाव और कशमकश है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हर सेनेट इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ पार्टियों ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगाए। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इंतखाबात की ख्वाह है। इसी मकसद के पेश नज़र हमने सेनेट इलेक्शनर में ओपन वोटिंग की तजवीज़ सामने रखी। हमने उन्हें बावर करवाया कि हम इस हवाले से कानून साजी के लिए भी तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या अपोजिशन इस हवाले से कानून साजी के लिए हमारा साथ देने को तैयार है। अभी आपको बताएं कि फवाद चौधरी कहते हैं, हर 3 माह बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है। फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है, अगले 3 माह बहुत अहम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि बिलावल की अदम एतमाद की बात और नाकामी इस्तीफे, नॉन लॉन्ग मार्च सब पुराने तनख्वाह पर काम करेंगे। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। जमाना और वक्त आगे चला गया, आप बहुत पीछे रह गए। गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा। कारोबार पर तवज्जो दें।
इधर आपको बताएं कि शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत नहीं मुल्क गिरवी रखा। हर मंसूबा चीख चीख कर कह रहा है कि करप्शन का माल बनाया गया। मामले खसूसी शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा कि कराची एयरपोर्ट को इस्लामी बॉन्ड्स की सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस सिक्योरिटी के बदले 182 अरब के कर्ज हासिल किए गए। 2015 में इस एयरपोर्ट के बदले 117 अरब कर्ज हासिल किया गया। 2016 में हुकूमत ने इस इमारत को रहन रखवा कर दोबारा कर्ज हासिल किया। शहबाज गिल का कहना था कि नून लीग नाअहलों ने M2 मोटरवे के इस्लामाबाद ता चकवाल सेक्शन को भी रहन रखा। गैर मुल्की सरमायाकारों ने $1 अरब हासिल किए गए। शहबाज गिल ने कहा कि 2.5 साल में 2 बड़े डैम्स, 4 नए मोटरवेज का आगाज किया, 10 बड़े अस्पतालों जैसे मंसूबों का आगाज किया। हुकूमत ने $20 अरब चोरों का चुराया और कर्ज बामा सूद वापस किया। बिजली के महंगे मुआहदों से मियां मफरूर ने माल बनाया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ्त, 4 अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक निजी बैंक के चपड़ासी अनवार ने अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए। चपड़ासी के मुताबिक सीनियर अफसरान के कहने पर रकम जमा कराई। ख्वाजा आसिफ के भतीजे सुल्तान अजीज ने भी 2 करोड़ रुपए जमा कराए। ख्वाजा सुल्तान के मुताबिक उनकी ही रकम उनके अकाउंट में जमा कराई गई। नैब दस्तावेजात के मुताबिक सियासी कारकुन अब्दुल वहीद ने भी 2 करोड़ अकाउंट में जमा कराए। सरमद एजाज ने 50 लाख रुपए निकलवा कर ख्वाजा आसिफ के हवाले किए। ये सारी रकम कहां से आई, ख्वाजा आसिफ ताहाल जवाब नहीं दे सके। खोखर पैलेस ऑपरेशन के खिलाफ सैफुल मलूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत कल होगी। लीगी MPA सैफुल मलूक खोकर ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इंतजामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद खोकर पैलेस में स्मार किया। सिविल अदालत ने भी हमारे हक में फैसला दिया था। अदालत से इस्तदा है कि DG LDA समेत फ्री कैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मजीद आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन नैब सैयद अमजद का ब्रॉडशीट मुआहदे से मुतल्लिक बरतानवी अदालत में बयान सामने आ गया। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम कर रहा था। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा मुतल्लिका वजारतों से मंजूरी के बगैर किया गया। ब्रॉडशीट नैब की दी गई मालूमात को ही हदफ के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। ब्रॉडशीट नैब को कोई मुफीद मालूमात दे सका, न पैसा वापसी में मदद कर सका। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक चेयरमैन नैब सैयद अमजद का ब्रॉडशीट मुआहदे से मुतल्लिक बरतानवी अदालत में बयान सामने आ गया। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा वापस लेने के लिए कुछ नहीं किया। उधर डिप्टी चेयरमैन सेनेटर सलीम हांडीवाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहिदा किया, स्कैंडल से किसने फायदा हासिल किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कौमी असासे अहमकाना तरीके से गिरवी रखे जा रहे हैं। नए पाकिस्तान में मंसूबे नीलाम हो रहे हैं। F9 पार्क समेत कौमी असासे कोड़ियों के भाव गिरवी रखे जा रहे हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि मशकूक अमल में किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं। नवाज शरीफ दौर में मंसूबे बन रहे थे। जी हां, नवाज शरीफ के दौर में मंसूबे बन रहे थे। और इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कौमी असासे अहमकाना तरीके से गिरवी रखे जा रहे हैं। नए पाकिस्तान में मंसूबे नीलाम हो रहे हैं। F9 पार्क समेत कौमी असासे कोड़ियों के भाव गिरवी रखे जा रहे हैं।
वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं एक पीडीएम और कई बयानिए बिलावल भुट्टो का अदम एतमाद पर जोर है, तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल को इस पर शकूक शुबहत हैं। मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार पीडीएम का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। शाहराहों पर आवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे। आवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ईवानों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। आपको बताएं कि शिबली फराज का कहना था कि मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार है तो पीडीएम का शराजा बिखरने वाला है। शाहराहों पर अवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे। अवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 23 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,318 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,34,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 4,90,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 34,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,568, सिंध में 3,892, खैबर पख्तूनख्वा में 1,839, बलोचिस्तान में 193, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 256, इस्लामाबाद में 468 अमवात हो चुकी हैं और इसके साथ साथ पंजाब में 1,54,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 65,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,902। मजीद भी बात करेंगे कातिल वायरस की ही तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 21,40,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9,98,00,000 तक जा पहुंची है। 7,20,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 4,30,000, ब्राजील में 2,17,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,50,000, रूस में 70,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 98,000 और सऊदी अरब में 6,352 अमवात हो चुकी हैं। तो नाजरीन, सोना महंगा किया हुआ है। गरीब तो दरकनार मिडिल क्लास की पहुंच से भी बाहर हो गया है। शहरियों ने महंगाई का तोड़ भी निकाल लिया है और सोने की जगह आर्टिफिशियल जेवरात का इस्तेमाल करने लगे हैं। आर्टिफिशियल जेवर में हर रोज वैरायटी मार्केट में दस्तयाब होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर देखते हैं मोहम्मद हनीफा की रिपोर्ट। काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रेंड है। हमारे पास सेट होते हैं 10,000, 15,000, 12,000 के रेंज में। कस्टमर को ये बेनिफिट देते हैं कि हाफ प्राइस में जब मर्जी रीसेल वैल्यू दे सकते हैं 1 ईयर के अंदर। 1 साल का टाइम होता है कस्टमर के पास, जब मर्जी वापस करना चाहेंगे उनके पैसे वैलिड है उनके, क्योंकि इसमें कस्टमर का ही फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है। गोल्ड तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि जान को खतरा है इंसान की पहनने का। जो पहन भी लेंगे तो टेंशन होती है कोई छीन ना ले, 100 मामला है। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो गोल्ड सेल कर देते हैं उसकी तस्वीर ले आते हैं, आर्टिफिशियल में बनवा लेते हैं हमसे, वो भी हम रेडी कर देते हैं। सारा पाकिस्तान में बनता है। कोई भी गोल्ड का आर्टिकल ले आए, इंडियन ले आए, पाकिस्तान में तैयार होता है। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, कुंदन में होती हैं। एक इससे बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये वाली, ये पोल्की में बना हुआ है। गोल्ड तो बहुत कम रह गया है, उसमें डिजाइनिंग नहीं आती, मैचिंग नहीं आती, तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। बड़ी सिस्टर की शादी है, उसकी लिए हम ज्वेलरी वगैरह खरीदी है, उसकी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। अब नहीं ले सकते, अब हम लोग इतनी फोल्ड नहीं कर सकते, इसी में हम गुजारा चला लेते हैं। हम पहनने में हमने सारे बच्चियों को पहन देंगे तो डाल लेंगे ये वाली बच्चियाँ। और
सोना भी खरीदते हैं मगर इतनी ज्यादा नहीं खरीद सकते ना कि हर ड्रेस के साथ आप सोने के सेट, सोने की ज्वेलरी अफोर्डेबल नहीं है। You can only afford this, okay? But in real words, okay, you even can't afford that. What about gold? You can't afford gold. Nobody can. Nobody can wear gold, okay? The only option, okay, is a wedding. A woman has to wear something, okay? So the only option, the last option is artificial jewelry, which is out of reach. Means you can't afford it. Every price is like a 1,000. Anything you used to buy like 2 years ago for 1,000, it's like a 5,000 now. And you have to have a good bargaining skills, okay, to get the jewelry, okay? Otherwise, you can't wear anything, or you can't get anything at home, okay? Well, like bangles, necklace. Obviously, a woman needs a bangle, he needs a neck, she needs a necklace, she needs a ring, okay? She needs everything, okay, for wedding, okay? But affordable prices is not there. You know, see, if you ask a price, okay, he's gonna say, okay, 3,000 rupees, okay. And I know it's not worth 3,000 rupees, but he's gonna survive as well. Understand him as well. कंगन बाजेगा चूड़ी खनकेगी, लेकिन नाजरीन कंगन और चूड़ी दोनों हैं खामोश, क्योंकि सोने का रेट हो गया है बहुत ज़्यादा महंगा। गरीब आदमी की पहुंच से सोना बाहर हो गया है। लेकिन अब ये है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी करेगी आपकी ज़रूरत पूरी। यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। आप सोने का हार लें, आप सोने की चूड़ियाँ लें, आप सोने के कंगन लें या आप सोने की अंगूठियाँ लें, हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगर आप भी लेना चाहते हैं कुछ सच्चा, कुछ अच्छा और कुछ सस्ता, तो अनारकली बानो बाजार का रुख कीजिए और यहाँ से बेहतरीन शॉपिंग करें। बुलेटिन में बात करेंगे हेड बल्लो की रोड की, जहां पर आम शहरी का गुजरना भी मुहाल हो गया है। पत्तोकी में हेड बल्लो की रोड कई बरसों से हुकूमती तवज्जो का मुंतजर है। फूलनगर, ननकाना और फैसलाबाद को मिलाने वाली अहम शाहरा खडरात में तब्दील हो गई है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। हादसात रोज का मामूल बन गए। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पत्तोकी में हेड ब्लॉक की रोड कई बरसों से हुकूमती तवज्जो का मुंतजर है। फूलनगर, ननकाना और फैसलाबाद को मिलाने वाली अहम शाहरा खंडरात में तब्दील हो गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। जी हां, हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। आम शहरी का गुजरना भी मुहाल हो गया है। हेड बल्लो की रोड के बारे में आपको बता रहे हैं, खस्ताहाली का शिकार है, खंडरात बन चुके हैं। फूलनगर, ननकाना और फैसलाबाद को मिलाने वाली अहम शाहरा खंडरात में तब्दील हो गई है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं, पत्तोकी में हेड बल्लो की रोड कई बरसों से हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है और फूलनगर, ननकाना, फैसलाबाद को मिलाने वाली अहम शाहरा खंडरात में तब्दील हो गई है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। हादसात रोज का मामूल बन गया है। जी, पता नहीं क्यों नहीं अरबाब इख्तियार इस तरफ नजर डालते कि ये रोड तकरीबन 8 से 10 साल का टूटा हुआ है। यहाँ पे हादसात भी होते रहते हैं, चोरी डकैतियों का भी बड़ा खतरा होता है, बल्कि होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कई दफा देखा गया है कि एम्बुलेंस फंस जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज की जान को भी इंतहाई खतरा होता है। 1-2 ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं जिससे मरीज मौका पर ही दम तोड़ गया। मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि ये पंजाब का एक अहम रोड है और मारूफ सैरगाह भी है, लिहाजा इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए। जी हां, आपको बता रहे हैं, पत्तोकी में हेड बल्लो की रोड कई बरसों से हुकूमती तवज्जो का मुंतजर। फूलनगर, ननकाना और फैसलाबाद को मिलाने वाली अहम शाहरा खंडरात में तब्दील हो गई है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। इस हवाले से बात करते हैं, नुमाइंदा टीवी टुडे पत्तोकी शाहिद जावेद चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहिद जावेद चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल एहसान, पत्तोकी के नुआई इलाका फूलनगर से हेड बल्लो की रोड पिछले कई सालों से टूट फूट का शिकार होकर खंडरात में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। 8 से 9 किलोमीटर के इस रोड ने मुसाफिरों की परेशानी में इजाफा कर दिया।
कर दिया है। ये रोड कसूर, ननकाना और फैसलाबाद को आपस में मिलाता है। यहाँ पर एहसान मैं आपको बताता चलो, हेड बल्लो की 12 माह ही सैरों की तवज्जो का मरकज बना रहता है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर सैरो तफरी करने के लिए आते हैं। एक तरफ तो हुकूमत सेहत के फरोग पर जोर दे रही है, मगर दूसरी तरफ इस रोड की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर गाड़ियों के कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं और घंटों में तय किया जा रहा है। इसके अलावा गाड़ियों की रफ्तार इतनी सुस्त होने की वजह से कई शहरी चोरी और डकैती का शिकार भी हो चुके हैं। सबसे अहम बात एहसान मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस भी बर वक्त अस्पताल नहीं पहुँच सकती। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और खुसूसन वजीर मौसला सरदार आसिफ नकवी से जिनका तल्लुक भी इसी इलाके से है, उनसे मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द से जल्द नए सिरे से तमीर करवाया जाए। जी, इस रोड को जल्द से जल्द नए सिरे से तामीर करवाया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत के लिए भारी खसारे का शिकार बिजली तकसीमकार कंपनियां दर्द-ए-सर बन गईं। हुकूमत ने 4 बिजली तकसीमकार कंपनियों से जान छुड़ाने का प्लान बना लिया। जराये के मुताबिक बिजली की 4 तकसीमकार कंपनियां सूबों के हवाले करने का मंसूबा बना लिया गया है। हेस्को, सेप्को सिंध हुकूमत को देने पर गौर शुरू हो गया। पेस्को और टेस्को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने का मंसूबा भी है। पावर डिवीजन का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाकर जाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमती जराये के मुताबिक बिजली चोरी, तरसील और तकसीम के नुकसानात पर बड़ा मसला है। बिलों की अदम अदायगी भी एक बड़ा मसला है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सालाना नुकसानात 38.69% पर पहुंच गए। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सालाना नुकसानात 36.27% पर पहुंच चुके। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसानात 28.82% पर पहुंच गए। ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसानात 16.19% हैं। बुलेटिन में बात करेंगे, हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने पर तैयार हो गई। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने पीटीए और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसले का हल नहीं। ये रूल्स हरफे आखिर नहीं, स्टेक होल्डर तजावीज़ दे सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि लग रहा है कि पीटीए ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। मुशावरत की जाए ताकि कोई इबहम ही ना रहे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करूंगा, अदालती मुआवनत के लिए वक्त दिया जाए। चौधरी सरवर कहते हैं अपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, इमरान खान ही 2023 तक वज़ीर आज़म हैं। हर महाज पर नाकामी के बाद पीडीएम अब महफूज रास्ते की तलाश में है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि हुकूमत गिराने की पीडीएम की ख्वाहिश उनके दिल में ही रह जाएगी। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं, पुख्ता अज़्म और साबित कदमी ही वज़ीर आज़म इमरान खान की पहचान है। सियासी माहौल में हलचल पैदा करते रहना पीडीएम की मजबूरी बन चुकी है। चौधरी सरवर ने कहा, पीडीएम देखेगी सेनेट इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम है, मुखालिफिन की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत अमली और फौरी इक़दाम कर रही है। और यहाँ आपको बताएंगे कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन व अमान नेशनल एक्शन प्लान पर गौर किया गया।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2015 में एपेक्स कमेटी कायम की गई थी और इसके फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। हमने कराची में अमन व अमान बहाल करने में काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि शहर बल्कि सूबे में अमन व अमान कायम करने में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मुख्तलिफ इदारों ने अमन व अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कुछ कौम परस्त ग्रुप्स भी इस्तेमाल होने के लिए हमेशा तैयार हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और आपस में कोऑर्डिनेशन से हालात कंट्रोल में हैं और अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुराद अली शाह और अली जैदी के दरमियान तनाज़ा हल न हो सका। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अली जैदी ने इजलास में गैर मुनासिब तरीके से वज़ीर आला से सवाल किया। अली जैदी तरक्याती कामों पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से खाइफ हैं। मुराद अली शाह ने असद उमर से सामने अली जैदी के रवैये की शिकायत की। कराची में तरक्याती कामों को सराहा जा रहा है। लगता है अली जैदी को अच्छा नहीं लगता। कराची में तरक्याती मंसूबों पर सूबाई बजट से काम हो रहा है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं मैंने इजलास में वजीर आला सिंध से सादा सा सवाल किया था। अली जैदी का कहना था कि मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा कि आपको जवाबदेह नहीं हूँ। मैंने वजीर आला से 3 बार एक ही सवाल किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इजलास में सवाल मेरा हक था। मैं खाना खाने या बातों के लिए तो नहीं गया था। कराची को तबाह बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया। दूसरी जानिब बात करेंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की। तो उनके मुताबिक फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े का उन्होंने नोटिस ले लिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद की टीम ने तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में साबिक नाजिम उस्मान मंज की अहलिया आसिमा ने 13 साला घरेलू मुलाजिमा यास्मीन को बर्तन टूटने की बिना पर डंडों से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे कमसिन यास्मीन शदीद जख्मी हो गई और मौका पाकर घर से भाग गई। घर से भागी हुई कमसिन यास्मीन को पेट्रोलिंग पुलिस ने अपनी तहवील में लेते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचा दिया, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिसर रुबीना इकबाल की मुद्दत में थाना बटाला कॉलोनी में साबिक नाजिम और उसकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साबिक नाजिम उस्मान मंज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम की अहलिया घर से फरार हो गई। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सीपैक मंसूबा ना तो सुस्त रवि का शिकार हुआ और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट है। हम इसकी कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले पर काम का आगाज होने जा रहा है। आसिम सलीम बाजवा ने वफ्द को बताया कि सीपैक मंसूबे में मुल्क के पासमानदा इलाकों खसूसन बलोचिस्तान पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के दूसरे फेज में बिजनेस रवाबित को बेहतर बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में वाना और मीर अली में खुदकुश सेंटर्स का इंचार्ज सैयद रहीम भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 17 कार्रवाइयों में मुलव्वस था। 4 कबायली अमायदीन और 3 इंजीनियर्स के कत्ल में भी मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द सैफुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर बारूदी सुरंगों के हमलों में भी मुलव्वस रहा। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक कहते हैं करप्ट हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसा इदारा तबाह बर्बाद हो गया।
सेनेटर सराजुल हक ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की जबरी बरतरफियों के खिलाफ जारी धरने से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मईशत में स्टील मिल्स का अहम किरदार था। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इदारे की नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात की जाती, मगर मजलूम मुलाजमीन को बेरोजगार करके खुले आसमान तले छोड़ दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान स्टील मिल के मजदूरों के पुश्त पर मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान बताएं कि कौम के नौजवान क्यों बेरोजगार हुए हैं, क्यों अपने बच्चों को भूखा सुलाने पर मजबूर हैं। हुकूमत आने के बाद रोजगार छीन लिया गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई की हुकूमतों ने आवाम को मजीद पस्तियों में धकेला है। नाज़रीन, माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा और रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए हैं। अपनी फनकाराना सलाहियतों की वजह से रूही बानो मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। रूही बानो ने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA नफ्सियात की डिग्री हासिल की और 1970-80 की दिहाई में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया। अपने शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती तगमा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। रूही बानो ने ड्रामा जेरे जबर पेश, किरण कहानी, सानोल मोड़ बहार, कारवां, फूल वालों की सैर, कांच का पुल, जर्द गुलाब और दरवाजा समेत मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया। उन्होंने फिल्मों में भी अपने फन के जौहर दिखाए। फिल्म जमीर, पालकी, इंसान, अनाड़ी, तेरे मेरे सपने, नौकर, जीनत, पहचान, बड़ा आदमी, दिल एक खिलौना, गूंज उठी शहनाई, रास्ते का पत्थर, दुश्मन की तलाश, आज का इंसान, टीपू सुल्तान और फरिश्ता समेत कई फिल्मों में काम किया। अपने अंदाज और किरदारों से दुलों और पर राज करने वाली रूही बानो ने जिंदगी के आखिरी आयाम बहुत तल्ख अंदाज में गुजारे। कब्जा माफिया ने उनकी जायदाद पर कब्जा किया तो बेघर भी रहे और बिलाखिर 25 जनवरी को अपने खालिक हकीकी से जा मिली। और अब मौसम की सूरत हाल। मौसम की बात करें तो शांगला में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। पूरी वादी यखबस्ता हवाओं की लपेट में आ चुकी है। जी हाँ, आसमान से गिरे सफेद मोतियों ने सरसब्जो शादाब पहाड़ों को ढांप लिया। शांगला के मैदानी इलाकों पर बारिश और बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शाहराहों से बर्फ हटाने के लिए जिला इंतजामिया और NHA के एहलकार अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं। कई इलाकों में बिजली ना होने से मकामी अफराद के साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे